हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मौज में होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोगों ने धातु कर्म की एक सीरीज़ चालू करके रखी है। दोस्तों, इस धातु कर्म की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 आने वाला है, मतलब 4 अपलोड होने वाला है। दोस्तों, आज इस लेक्चर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों को लेक्चर नंबर 3 से सांद्रित अयस्क प्राप्त हुए थे, उनका हम लोग क्या करेंगे, उनको अशुद्ध धातु में कन्वर्ट करेंगे। तो ज़रा आप लोग समझने की कोशिश करना। आज लेक्चर के थ्रू हम लोग ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे मेटलर्जी का, और जो कुछ बाकी रहेगा वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब देखो, लेक्चर को देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग नोटबुक और पेन निकाल के बैठिए और छोटी छोटी बात लिखने वाली है उनको आप लोग लिखते चले, क्योंकि जेट एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इन्हीं में से कोई भी एक सवाल एग्जाम में बन सकता है। सही है, चलो बहुत बढ़िया। और आप लोगों ने 3 लेक्चर देख लिए होंगे और उम्मीद ये करता हूँ प्लीज़ आप ये चौथा लेक्चर भी देखना अच्छी तरीके से, और लेक्चर पसंद आए तो अपने साथ वालों को एक बार ज़रूर कहना। सही है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। आप सभी लोग जानते हो मेरा नाम सोहेल मंसूरी है एंड मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। सही है, चलो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा थर्ड पॉइंट जो आता है, पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था दोस्तों, अयस्कों का चूर्णीकरण, मतलब हम लोगों को अयस्कों का पेस्ट बनाना था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हम लोगों को क्या करना था कि अयस्कों का सांद्रण करना था, वो भी हम लोगों ने कर लिया था। 4 विधि हम लोगों ने वहां पर देखी थी। अब जो तीसरा पॉइंट जो आने वाला है वो पॉइंट ये है कि सांद्रित अयस्कों का अशुद्ध धातु में निष्कर्षण। डाल दीजिए आप लोग हेडिंग, सांद्रित अयस्कों का अशुद्ध धातु में निष्कर्षण। ये भी काफी अच्छा टॉपिक है बेटा जी। सांद्रित अयस्कों का अशुद्ध धातु में निष्कर्षण। ओके, चलो इसकी हम लोग बात करते हैं। सांद्रित अयस्कों का अशुद्ध धातु में निष्कर्षण की हम लोग बात करते हैं। काफी अच्छा टॉपिक है, प्लीज आराम से इस लेक्चर को देखो, कोई टेंशन मत लेना बेटा जी, सब मैं आप लोगों को समझा दूंगा। सबसे पहले तो हम लोग इस निष्कर्षण का मतलब समझते हैं कि एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, निष्कर्षण का मतलब क्या होता है। बेटा जी जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोगों ने सांद्रित अयस्क जो प्राप्त किए थे, उन सांद्रित अयस्कों में से जो अशुद्धियां रह जाती हैं उनको बाहर निकालते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, निष्कर्षण कहा जाता है। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, या फिर आप लोग ऐसे कह सकते हो कि जो सांद्रित अयस्क हम लोगों को प्राप्त हुआ है, इस सांद्रित अयस्क से मुक्त अवस्था में धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है, निष्कर्षण कहलाता है। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा जी, ये आपका कौन है बेटा जी, सांद्रित अयस्क है। कौन है दोस्तों, सांद्रित अयस्क, कंसंट्रेट और है बेटा जी, सांद्रित अयस्क। ध्यान देना एक एक बात को, सांद्रित अयस्क है आप लोगों का। अब मेरे भाई, इस सांद्रित अयस्क से आप लोगों को क्या करना है, मुक्त अवस्था में धातु प्राप्त करनी है। क्या करना है दोस्तों, मुक्त अवस्था में धातु प्राप्त करनी है। देखो बेटा जी, मुक्त अवस्था में धातु प्राप्त करना है। तो सांद्रित अयस्क से मुक्त अवस्था में धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है, अरे दोस्तों क्या कहलाता है, निष्कर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, निष्कर्षण कहलाता है। क्या आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों से कोई पूछ ले कि निष्कर्षण का मतलब क्या होता है, तो आप क्या उसको आंसर दोगे कि सांद्रित अयस्कों से मुक्त अवस्था में धातु प्राप्त करना दोस्तों क्या कहलाता है, निष्कर्षण कहलाता है। अब दोस्तों ये निष्कर्षण बेसिकली 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार से हो सकता है। जरा आप ध्यान देना भाई, ये निष्कर्षण दोस्तों बेसिकली 2 प्रकार से होता है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, बेटा जी, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा ना। ये 2 प्रकार का होता है ना, दोनों प्रकार में आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, तो आराम से आप लोग समझना। जहां भी आपको डाउट आए आप अपने डाउट को दूर करवा लेना, क्योंकि डाउट रहेंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब देखो, जो आपका निष्कर्षण है
इनको दो तरीके से हम इसका निष्कर्षण कर सकते हैं। पहला तरीका तो मेरे दोस्तों क्या होता है, पहला तरीका होता है सांद्रित अयस्कों का, जरा ध्यान दीजिएगा, सांद्रित अयस्कों का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। बहुत प्यारा टॉपिक है बेटा जी, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। ओके, मतलब सांद्रित अयस्कों को धातु ऑक्साइड में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। चलो बहुत अच्छी बात है। जो सेकंड तरीका जो होता है, हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे धातु ऑक्साइड प्राप्त हुए हैं, जो हमारे धातु ऑक्साइड प्राप्त हुए हैं, उन धातु ऑक्साइडों का क्या करेंगे दोस्तों, धातु ऑक्साइडों का अशुद्ध धातु में परिवर्तन, धातु ऑक्साइडों का अशुद्ध धातु में अपचयन। क्या करेंगे दोस्तों, अशुद्ध धातु में क्या कर देंगे बेटा जी, अपचयन कर देंगे। जरा समझने की कोशिश करना आप लोग कि कैसे सवाल यहां बनता है। ओके, कैसे सवाल यहां पर बनता है, जरा आप लोग देखिए। पहला तो क्या है, सांद्रित अयस्कों का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। इसका मतलब जो हमको सांद्रित अयस्क प्राप्त हुए हैं उनको उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। और मेरे दोस्तों इसके लिए भी दो विधियां उपयुक्त होती हैं, एक का नाम होता है भर्जन और एक का नाम होता है निस्तापन। एक का तो नाम क्या होता है दोस्तों, भर्जन नाम होता है, एक का नाम मेरे भाई क्या होगा, निस्तापन होगा। जरा आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें, एक तो भर्जन होगा और एक निस्तापन होगा। जेट एग्जामिनेशन में छोटा सा पॉइंट पूछ लेता है कि भर्जन से तात्पर्य क्या होता है। बेसिकली भर्जन का मीन क्या होता है कि ये वायु की उपस्थिति में होता है। क्या कहोगे बेटा जी, वायु की उपस्थिति में होगा, वायु की उपस्थिति में होगा। जरा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। और इसका मीन क्या है मेरे भाई, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में क्या होगा मेरे भाई, निस्तापन होगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं। अब जो धातु ऑक्साइडों का अशुद्ध धातु में आपको अपचयन करना है, इसके लिए भी मेरे दोस्तों चार विधियां उपयुक्त होती हैं। जरा समझने की आप लोग कोशिश करना, कौन कौन सी होती है मैं समझा देता हूं। बेटा जी आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो मेरे भाई कार्बन के द्वारा अपचयन। क्या कर सकते हो बेटा जी, कार्बन द्वारा अपचयन। जरा समझने की कोशिश करना, अपचयन चार प्रकार से कर सकते हो। कार्बन के द्वारा अपचयन कर सकते हो। सेकंड बात अगर मैं आप लोगों से करूं, एल्यूमिनियम के द्वारा भी क्या कर सकते हो आप लोग, अपचयन कर सकते हो। जरा बात समझने की कोशिश करना। उसके अलावा मैं आप लोगों से कहूं, आप लोग कर सकते हो स्वतः अपचयन। क्या कर सकते हो मेरे भाई, स्वतः अपचयन कर सकते हो। और लास्ट वाला जो पॉइंट होता है वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं और उसका नाम होता है बेटा जी बेसिकली वैद्युत अपघटनी अपचयन। और यहां पे लिखता हूं इसको बेटा जी मैं चौथे वाले पॉइंट को, वैद्युत अपघटनी अपचयन। हाँ ना बोलो बेटा जी, वैद्युत अपघटनी अपचयन की हम लोग बात करते हैं। तो मतलब इन सभी विधियों को हम लोगों को पढ़ना है। कार्बन के द्वारा किन किन धातुओं का अपचयन किया जाता है, मतलब किन धातु ऑक्साइडों का अपचयन किया जाता है। एल्यूमिनियम के द्वारा हम लोग देखेंगे, स्वतः अपचयन के बारे में हम लोग देखेंगे और वैद्युत अपघटनी अपचयन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये एक हमारा पिक्टोरियल तैयार हुआ है। सो एक बारी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि कार्बन के द्वारा किसका किया जाता है, एल्यूमिनियम के द्वारा किसका किया जाता है, स्वतः अपचयन के द्वारा किसका किया जाता है और वैद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा किसका किया जाता है। और यही आपके जेट एग्जाम के सवाल होते। फटाफट एक बारी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आप एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी कमाल इंपॉर्टेंट होता है। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, सही है। अब देखो बेटा जी, कार्बन के द्वारा किसका अपचयन किया जाता है, Zn का कर सकते हो, Sn का कर सकते हो, Fe का कर सकते हो। हाँ ना बोलो बेटा जी, इनके ऑक्साइड का आप अपचयन कर सकते हो। एल्यूमिनियम के द्वारा किसका अपचयन किया जाता है, एल्यूमिनियम के द्वारा Cr2O3 का अपचयन कर सकते हो, Mn3O7 का अपचयन कर सकते हो। Mn3O7
Mn3O4 सॉरी Mn3O4 का आप लोग अपचयन कर सकते हो। सही है। अगर स्वतः अपचयन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों स्वतः अपचयन में कॉपर का कर सकते हो, मरकरी का कर सकते हो, कॉपर का कर सकते हो, मरकरी का कर सकते हो और आप लोग लेड का भी कर सकते हो, पीबी का भी कर सकते हो। और अगर मैं वैद्युत अपघटनीय अपचयन की बात करता हूं तो सोडियम के ऑक्साइड का कर सकते हो, पोटेशियम का कर सकते हो, मैग्नीशियम का कर सकते हो, एक्सेट्रा। हाँ ना बोलो बेटा जी। तो ये सारी कहानी बनती है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवाने की कोशिश करता हूं। सही है। देखो दोस्तों होता क्या है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि निष्कर्षण का मतलब क्या होता है। तो सांद्रित अयस्कों से मुक्त अवस्था में धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है, निष्कर्षण कहलाता है, जिसके लिए दो विधियां सामान्यतः प्रयुक्त की जाती है। एक तो होती है कि सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। एक तो ये देखते हैं हम लोग इसके अंदर। फिर हम लोग देखते बेटा जी धातु ऑक्साइड का क्या करते बेटा जी, अपचयन करते अशुद्ध धातु के अंदर। ये सारी कहानी हम लोग पढ़ते हैं। अब सांद्रित अयस्कों का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, एक तो भर्जन से कर सकते हैं और एक निस्तापन से कर सकते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है भाई, भर्जन वायु की उपस्थिति में होगा और निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब जो हम लोगों को धातु ऑक्साइड प्राप्त हुए हैं इनको आगे वाली प्रोसेस में हम लोग भेज देते हैं, वो है धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन। अब देखो कार्बन के द्वारा कर सकते हो, एल्यूमिनियम के द्वारा कर सकते हो, स्वतः अपचयन कर सकते हो और वैद्युत अपघटनीय अपचयन कर सकते हो। कार्बन के द्वारा जिंक का कर सकते हो, टिन का कर सकते हो, लोहे का कर सकते हो। एल्यूमिनियम के द्वारा Cr2O3 का कर सकते हो, Mn3O4 का कर सकते हो। और स्वतः अपचयन में कॉपर का कर सकते हो, लेड का कर सकते हो और मरकरी का कर सकते हो। और वैद्युत अपघटनीय अपचयन में सोडियम का कर सकते हो, पोटेशियम का कर सकते हो, मैग्नीशियम का कर सकते हो। तो ये सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम दोस्तों क्या डिस्कस करेंगे, अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर होता है, इसके लिए क्या छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन आती है वो मैं आपको समझा देता हूं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे धातुओं का शुद्धिकरण। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। सही है। अब देखो, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बेसिकली भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर होता है। भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर होता है, तो मेरे दोस्तों एक तरफ तो मैं लिख देता हूं भर्जन, एक तरफ तो क्या लिख देता हूं बेटा जी मैं भर्जन, और एक तरफ दोस्तों मैं लिख देता हूं निस्तापन। तो जरा ध्यान देना बेटा जी, समझने की कोशिश तो करना आप लोग। मैं एक तरफ लिखता हूं निस्तापन, ओके। अब देखो बेटा जी मुझे छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन करनी है। चलो पहले भर्जन को ही पढ़ लेते, पहले भर्जन को ही पढ़ लेते। सही है। देखो भर्जन में सबसे पहला पॉइंट जो होता है मेरे दोस्तों वो क्या होता है, ये वायु की उपस्थिति में होगा, वायु की उपस्थिति में होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, वायु की उपस्थिति में होगा, उपस्थिति में होगा, वायु की उपस्थिति। उपस्थिति में होगा, यस और नोट, मतलब O2 की प्रेजेंस अपने को चाहिए रहेगी यहां पर। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो मेरे दोस्तों ये आपका कोई PbS है, गेलेना है। सही है। अब इस गेलेना को मुझे ऑक्साइड में परिवर्तन करना है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, O2 लगाएंगे, मतलब O2 की प्रेजेंस में हो रहा है सारा काम। जैसे ही यहां पर O2 लगाएंगे तो यहां पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा, एक तो बनेगा PbO और एक क्या बाहर निकल जाएगा SO2। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? एक तो यहां से क्या बन गया PbO और SO2 बाहर निकल गया। अब वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो यहां पे आप लोग 2 लगा दो, यहां पर आप लोग 3 लगा दो और यहां पे आप 2 लगा दो और यहां पर आप 2 लगा दो। चेक कर लो ऑक्सीजन को सबसे पहले, तो कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 और 2 6, 3 दूना 6। सल्फर यहां पर 2 है, सल्फर 2 है, लेड भी 2 है, लेड भी यहां पर 2 हो गया। सही है। चलो इसको तो आप लोग क्या कहोगे, इसको तो कहते हो गेलेना। क्या बोलते हो बेटा जी, गेलेना बोलते हो, हाँ ना बोलो बेटा जी। और इसको क्या बोलोगे भाई, लेड का ऑक्साइड हम लोगों ने बना दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसको तो मैं खैर हटा देता हूं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए दोस्तों मैंने यहां पे लिख दिया FeS और यहां पे लिख दिया मैंने O2। सेम कहानी करनी है, FeO बनाओगे और साथ में क्या बनाओगे, SO2 बनाओगे। वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 यहां पे लगाओगे, 2 यहां पे लगाओगे, 3 यहां पे लगाओगे और 2 यहां पे लगाओगे।
सही है। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर Cu2S कॉपर ग्लांस लिख दिया, वही O2 से रिएक्ट करेगा, O2 की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा कॉपर का, जिसे रूबी कॉपर कहा जाता है। वही यहाँ पे 2SO2 बनेगा, 2Cu2O बनेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? सही है। और दोस्तों यहां पर आपको एक छोटा सा नोट लिखना है, सही है, आप लोग लिख लीजिए बेटा जी नोट। कभी कभी सवाल पूछता है कि कॉपरमेट किसे कहा जाता है, कॉपरमेट किसे कहा जाता है। दोस्तों कॉपरमेट जो होता है वो Cu2S और Cu2O का मिश्रण होता है। इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, कॉपरमेट कहा जाता है। ये जेट एग्जाम ने सवाल पूछा है कि निम्न में से कॉपरमेट कौन होता है, तो कॉपर ग्लांस और रूबी कॉपर के मिश्रण को कॉपरमेट कहा जाता है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये तो सारी बात होगी भर्जन वाली। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, निस्तापन की बात करेंगे। एक दो एग्जांपल चाहो तो आप लोग और लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, मान लीजिए ZNS लिख दिया, सही है, जिंक ब्लेंड। तो आप O2 से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, ZNO बनेगा और यहाँ पे SO2 बाहर निकलेगा। सेम कहानी यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दो। तो ये भर्जन वाली सारी कहानी होगी। सब में O2 की प्रेजेंस हम लोगों को नजर आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। अब हम लोग क्या देखेंगे, निस्तापन की कुछ रिएक्शन देखेंगे। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर निस्तापन की अगर हम लोग बात करते हैं तो निस्तापन क्या होता है मेरे भाई, वायु की अनुपस्थिति के अंदर होगा। जब ये वायु की अनुपस्थिति के अंदर होगा तो जरा आप लोग ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिया Al2O3.2H2O मैंने यहां पर लिख दिया। तो जब इसको मैं हीट करवाता हूं, इसको कहा जाता है निस्तापन। क्या कहा जाता है, निस्तापन। परावर्तनी भट्टी में सारा काम होता है और यहां से क्या बनेगा मेरे दोस्तों, एक तो बनेगा ऑक्साइड एल्यूमिनियम का और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है क्या? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट की, दोस्तों अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, सेम कहानी, तो यहां पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी। दुनिया भर की एग्जाम्पल, जैसे मैं कैलेमाइन की बात करता हूं, ZnCO3 को कैलामाइन कहा जाता है। तो यहां से क्या बनने वाला है, आप सभी लोगों को पता है, ZnO बनने वाला है, CO2 बाहर निकलने वाला है। क्या आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो दोस्तों। तो बस ये सारी कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए। कर लोगे सारी कहानी? भर्जन की बात हो गई, निस्तापन की बात हो गई। क्या लिखोगे, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति के अंदर। हाँ ना बोलो मेरे भाई। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आती है क्या? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, बेसिकली हम लोगों ने ये देखा है कि अगर हम लोग, जो हमारी हेडिंग क्या है कि सांद्रित अयस्कों का अशुद्ध धातु में निष्कर्षण करना है। मतलब जो हमको सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ है उससे हम लोग क्या बनाएंगे, मुक्त अवस्था में धातु बनाएंगे। अब इसके लिए जो प्रोसेस काम होती है उससे हम निष्कर्षण कहते हैं, एक्सट्रैक्शन कहते हैं। अब ये निष्कर्षण 2 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका क्या होता है, सांद्रित अयस्कों का उनके ऑक्साइड में परिवर्तन। चलो बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्या होगा कि धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में परिवर्तन। धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में परिवर्तन बोल दो या अपचयन बोल दो। ये अपचयन अलग अलग तरीके से हो सकता है, कार्बन के द्वारा हो सकता है, एल्यूमिनियम के द्वारा हो सकता है, स्वतः अपचयन हो सकता है और वैद्युत अपघटनी अपचयन हो सकता है। अगर मैं कार्बन के द्वारा अपचयन की बात करता हूं तो जिंक का हो सकता है, टिन का हो सकता है, आयरन का हो सकता है। और अगर मैं एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन की बात करूं तो Cr2O3 का कर सकते हो, Mn3O4 का कर सकते हो। अगर मैं स्वतः अपचयन की बात करता हूं तो कॉपर काम में आ सकता है, मरकरी के ऑक्साइड काम में आ सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं वैद्युत अपघटनी अपचयन की बात करता हूं तो आप लोग सोडियम काम ले सकते हो, पोटाशियम काम ले सकते हो, मैग्नीशियम आप काम में ले सकते हो। सही है। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोगों को ऑक्साइड में कन्वर्जन करना होगा वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो भर्जन हो सकता है और एक निस्तापन हो सकता है। भर्जन का बेसिकली मीन क्या होता है कि ये वायु की उपस्थिति के अंदर होता है और निस्तापन का मीन क्या होता है, ये वायु की अनुपस्थिति के अंदर होता है। सो ये सारी कहानी हम लोगों को प्राप्त हो गई। इस तरीके से हम लोगों को मुक्त अवस्था में धातु प्राप्त हो जाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा जी,
अब होता क्या है, भर्जन एवं निस्तापन की क्रिया के फलस्वरूप, जरा ध्यान दीजिएगा, भर्जन एवं निस्तापन की क्रिया के फलस्वरूप अयस्कों में कुछ अशुद्धियां रह जाती है, अयस्कों में कुछ अशुद्धियां रह जाती है, जिनको हटाने के लिए हम लोग गालक का इस्तेमाल करते हैं। अरे ये गालक क्या होते हैं, ये अशुद्धियों से क्रिया करके इनके धातुमल बना लेते हैं, इनके सिलिकेट बना लेते हैं। तो जरा समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भर्जन और निस्तापन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो आपके अयस्क होते हैं उनमें अशुद्धियां रह जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए दोस्तों हम गालक का इस्तेमाल करते हैं। ये गालक क्या होता है, अशुद्धियों से क्रिया करता है और क्या बनाता है, एक धातुमल की फॉर्मेशन करता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी अयस्क में अम्लीय अशुद्धियां प्रेजेंट होती है तो उसको हटाने के लिए क्षारीय गालक का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपकी क्षारीय अशुद्धियां प्रेजेंट होती है तो उसको हटाने के लिए अम्लीय गालक का इस्तेमाल करते हैं। तो यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। आप लोग नोट करके लिख लीजिए मेरे दोस्तों। नोट करके क्या लिखोगे, नोट करके मैं आप लोगों को लिखा देता हूं बेटा जी। इधर देखो बेटा जी, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान देना दोस्तों। नोट आपका क्या है, नोट आपका यह है, मैं लिखवाता हूं बोल बोलकर, आप लोग लिख लीजिए। भर्जन एवं निस्तापन की क्रिया के फलस्वरूप अयस्कों में कुछ अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग गालक का उपयोग करते हैं। ये गालक अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करके धातुमल या स्लेग बनाता है। याद रखना, अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्षारीय गालक का इस्तेमाल करते हैं और क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए अम्लीय गालक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, ये आपकी कोई अम्लीय अशुद्धि है, ये आपकी कोई अम्लीय अशुद्धि है, अम्लीय अशुद्धि लेट सपोज SiO2 मान लीजिए, SiO2 अम्लीय अशुद्धि होती है, P4O10 मान लीजिए, सही है। ये आपकी अम्लीय अशुद्धि होती है। तो इनको दूर करने के लिए, इनको निस्तो नाबूद करने के लिए क्षारीय गालक का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे क्षारीय गालक हम CaO काम में ले सकते हैं, MgO काम में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी अम्लीय अशुद्धि होगी, इसको दूर करने के लिए CaO मैंने काम में ले लिया। यहां से क्या बनेगा, CaSiO3 बनेगा। क्या बनेगा, CaSiO3 बनेगा। अरे दोस्तों, इसके अंदर SiO2 तो क्या होती है, अशुद्धि होती है। जरा मेरी बात को पकड़ना, इसके अंदर CaO क्या होता है, गालक होता है। और ये क्या बनाता है बेटा जी, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है, धातुमल कहा जाता है या फिर स्लेग कहा जाता है। एग्जाम में सवाल पूछा गया है, स्लेग का मतलब क्या होता है। तो जो अशुद्धियों के साथ में क्रिया करके जो हमारा सिलिकेट बनता है, अरे भाई उस सिलिकेट को ही क्या कहा जाता है, स्लेग कहा जाता है। सिलिकेट भी बन सकता है, इससे रिएक्शन कराओगे तो फॉस्फेट बनेगा। क्या आप लोगों को मेरी समझाई हुई बात समझ में आ गई क्या। नोट कमाल इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने आपको लिखवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं समझा है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा आप लोग लिख लीजिए, फटाफट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं धातुओं का शुद्धिकरण, सही है। चलो हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे धातुओं का शुद्धिकरण, सही है। धातुओं का शुद्धिकरण करेंगे कि जो हमको तीसरे स्टेप से जो प्राप्त हुआ है, तीसरे स्टेप से जो प्राप्त हुआ है उसका हम क्या करेंगे, उनमें कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, उनका क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, उनको प्योर करेंगे। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए फटाफट, जल्दी से आप लोग डाल दीजिए हेडिंग, सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। चलो अब देखो, धातुओं का शुद्धिकरण अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग धातुओं का अलग अलग तरीके से शुद्धिकरण होता है। जैसे कि मेरे दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आसवन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, धातुओं का शुद्धिकरण कर सकते हैं, पहली बात। उसके अलावा द्रवीकरण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, धातुओं का शुद्धिकरण कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं दंड विलोडन, दंड विलोडन के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, धातुओं का शुद्धिकरण कर सकते हैं।
उसके अलावा जो क्या होता है, क्षेत्र परिशोधन होता है। क्या होता है बेटा जी, क्षेत्र परिशोधन होता है। क्षेत्र परिशोधन के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, धातुओं का शुद्धिकरण कर सकते हैं। और लास्ट में क्या होता है, वाष्प परावस्था। वाष्प परावस्था, वाष्प परावस्था परीक्षण, वाष्प परावस्था परीक्षण के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परिष्करण के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। और इसके लिए दो विधियां काम में आती है, एक तो मांड प्रक्रम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है बेटा जी, मांड प्रक्रम, और एक होती है बेटा जी वान आर्केल प्रक्रम। जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को इनके बारे में पढ़ना है, तो जरा आप लोग सुनते चलो। एक बारी आप इसको बना लीजिए, सही है, एक बारी आप लोग इसको बना लीजिए तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो बेटा जी, इसके द्वारा हम लोग किसका करते हैं, जिंक का आप लोग कर सकते हो और मरकरी का कर सकते हो, सही है। द्रवीकरण के द्वारा हम लोग किसका कर सकते हैं, टिन का कर सकते हैं, बिस्मिथ का कर सकते हैं, टिन का कर सकते हो बेटा जी, बिस्मिथ का भी कर सकते हो, और आप लोग लेड का भी कर सकते हो। और अगर मैं दंड विलोडन की बात करता हूं तो यहां पे आप कॉपर का शुद्धिकरण कर सकते हो। क्षेत्र परिशोधन की बात की जाती है तो यहां पे सिलिकॉन का कर सकते हो, जर्मेनियम का भी कर सकते हो। वाष्प परावस्था परीक्षण की बात की जाती है तो मांड प्रक्रम के द्वारा हम लोग किसका करते हैं बेटा जी, हम लोग निकल का शोधन करते हैं। किसका करते हैं बेटा जी, निकल का शोधन करते हैं। और वान आर्केल के द्वारा हम लोग किसका करते हैं, टाइटेनियम का कर सकते हैं और जिरकोनियम का कर सकते हैं। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई क्या? सिंपल प्रोसेस होती है। सबसे पहले जो आपका अशुद्ध निकल होता है ना, अशुद्ध निकल की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करवाई जाती है तो यहां से क्या बनता है, सबसे पहले NiCO4 बनेगा। इसको कुछ एलिवेट टेम्परेचर पर हीट करवाना पड़ता है। और ये कौन है बेटा जी, आप लोगों का अशुद्ध निकल। कौन है दोस्तों, अशुद्ध निकल है। अब जो आपका NiCO4 बना है इसको हम आगे हीट करवाते हैं, यहां से शुद्ध निकल हमको प्राप्त होता है। कुछ इस तरीके से हम इसका सेपरेशन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए। एक बार फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आसवन विधि के द्वारा आप लोग जिंक का कर सकते हो, मरकरी का कर सकते हो। द्रवीकरण के द्वारा टिन का कर सकते हो, बिस्मिथ का कर सकते हो। पीडी ने बेटा जी पीबी आएगा, लेड, पीडी क्या होता है बेटा जी, पीबी, सही है। और दंड विलोडन के द्वारा आप कॉपर का कर सकते हो। वैद्युत अपघटनी शोधन, एक तो हम लोगों ने भूल ही गया, उसको भी लिखा देंगे बेटा जी। क्षेत्र परिशोधन के द्वारा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का कर सकते हो। वाष्प परावस्था परीक्षण के द्वारा हम लोग मांड प्रक्रम पढ़ते हैं, वान आर्केल पढ़ते हैं। मांड के द्वारा निकल का, वान आर्केल के द्वारा टाइटेनियम और जिरकोनियम का करते हैं, जिरकोनियम का करते हैं। एक होती है वैद्युत अपघटनी परीक्षण, वैद्युत अपघटनी, इसके द्वारा हम लोग किसका करते हैं, कॉपर का करते हैं, जिंक का करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अप्लाई करते हैं, सही है। तो ये सारी शोधन वाली बात हो गई जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ज्यादा कुछ नहीं देखा हम लोगों ने, बस खाली आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। सारी चीजें आपके यहाँ पर याद करने वाली है और आई होप आप उन सभी चीजों को याद कर लेंगे, सही है। चलो, इसके बाद एक टॉपिक और बचता है, वो टॉपिक होता है बेटा जी मिश्र धातुओं का, है ना, मिश्र धातुओं का। और ये आपके एग्जाम में पूछता है कि मिश्र धातुओं में किसका कितना प्रतिशत होता है। हाँ ना बोलो दोस्तों, मिश्र धातुओं का हम लोग कर लेंगे, मतलब एक लेक्चर और आने वाला है। चाहे तो आप लोग, मैं आपको इसकी PDF भी शेयर कर दूंगा, बट आप लोग इतने लेक्चर को आराम से एंजॉय करो, आराम से देखो। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।